हमारा टॉपिक मारवाड़ का इतिहास चल रहा था। हम जसवंत सिंह की बातें कर रहे थे, कुछ बातें हो गई थी और कुछ 2-3 बातें हम उसको कंप्लीट करके आज अजीत सिंह तक हमारे मारवाड़ के इतिहास को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। हेडिंग लगा देता हूँ, एक सेकंड को, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। मारवाड़ का इतिहास हमारा टॉपिक रह गया था जसवंत सिंह के बारे में बात कर रहे थे। हमने जसवंत सिंह की सारी बातें कर ली थी, युद्धों के, उत्तराधिकारी युद्धों के, सबकी बातें कर ली थी। अब 2 बातें हैं। जसवंत सिंह के दरबारी थे, कौन थे गुरुजी? मेहनौत नैणसी, मारवाड़ का अबू फजल, मेहनौत नैणसी। ठीक है, आपको इधर खाली मोस्टली बातें याद रखनी है। नैणसी की दो किताबें थी, एक तो इसकी ख्यात फेमस है और एक थी मारवाड़ री परगनारी विगत। ठीक है, मेहनौत पहले तो आपसे पूछा जाएगा मेहनौत नैणसी किसका दरबारी था? जसवंत सिंह का था। इसकी 2 किताबें, एक तो मेहनौत की नैणसी ख्यात थी और एक मारवाड़ री परगनारी विगत थी। ठीक है, इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है इस किताब को। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं इसकी पुस्तक को, गजेट। ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मोस्ट है, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। रीट जैसे एग्जाम में आराम से पूछते हैं यहाँ से, गजेटियर। ठीक है, मारवाड़ी परगना विगत को राजस्थान का क्या कहते हैं? गजेटियर कहते हैं। गजेटियर का मतलब होता था पैसा, यानी वित्त। ठीक है, जैसे परगने, यानी परगने जागीर के पास परगने आती थी, नागुर जी। और ये क्या कहते हैं कि मारवाड़ के जो राजा था ना जसवंत सिंह, इसके पास 7 परगने थी और 7 परगनों का हिसाब इस किताब में था, इसमें उल्लेख है। ओहो गुरुजी, यार बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या कहते हैं कि इनकी परगने और पैसे के बारे में जानकारी है। ख्यात में इतिहास है, यानी वीरता पूर्वक राजा लड़ता है, उन चीजों के बारे में बताई गई है। एकमात्र ख्यात जो चारणों ने नहीं लिखी, चारणों ने नहीं लिखी, एकमात्र ख्यात जो चारणों ने नहीं लिखी। चारण राजाओं के पास दरबारी होते थे, उनने ये ख्यात नहीं लिखी और बाकी सबन ने लिखी है। ठीक है, हाँ गुरु जी। इसके बाद बस इतनी ही बातें हैं। और क्या कहते हैं, मेहनौत नैणसी के ऊपर पैसे दमन का आरोप लगता है और इसको जसवंत सिंह ऑर्डर देता है और वहां पर क्या कहते हैं, कुछ गड़बड़ी होती है 50,000 रुपए की, उसको उस आरोप में इसको दक्षिण भारत से दमन करके इसको दबोचा जाता है और आते समय इसकी ये आत्महत्या कर लेता है। बस इसकी इतनी बातें हैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन इसमें शाही दरबार में सबको आमंत्रण दिया कि क्या कहते हैं कि राजा जी मैं एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूं, आपको सबको मेरे पास आना है घर पे। तो सब चले गए, राजा जी सब आ गए। अब क्या कहते हैं कि इसकी तनख्वाह तो थी 10,000 और इसने खर्चा करा 2 लाख का। तो अब सबके सब बुलंद में आ गए, सबके सब लोग, और यार इसके पास इतना भारा पैसा कहां से आया? तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठी, क्योंकि ये परगनों का क्या रखता था, हिसाब रखता था। तो 50,000 का इसके ऊपर दमन का आरोप लगता है। इसी कहानी क्या कहते हैं कि आत्महत्या कर लेता है दक्षिण भारत से आते समय। और कुछ योगी कहानी खत्म। हाँ, जसवंत सिंह की मृत्यु कहां पर होती है बच्चों? जमरूद में। और गुरुजी जमरूद में क्या इसकी मृत्यु हो गई? हाँ, तो क्या कहते हैं तब इसके कोई भी एक बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था। पर क्या कहते हैं कि इसके फिर बाद में इसका दाह संस्कार हो गया, तब ये आ रहे थे तो इसके 2 पुत्र हुए। एक का नाम तो अजीत सिंह था और एक का नाम दलथम्मन था। दलथम्मन की मृत्यु हो जाती है और अजीत सिंह जीवित रह जाता है। पर क्या कहते हैं कि वो औरंगजेब था जो इसके दरबार के अंदर औरंगजेब ऑर्डर देता है उसके दरबार में कि जोधपुर को हम खालसा करते हैं, यानी सीधा केंद्र के अधीन। जैसे हम बोलते हैं ना आज के समय में राष्ट्रपति शासन हो जाता है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री की शक्तियां खत्म होकर राष्ट्रपति के नियम लागू हो जाते हैं, वैसे ही क्या कहते हैं कि इसने इस भूमि को खालसा कर दिया था, जोधपुर की को औरंगजेब ने, और इसको अपने अधीन रख लिया था सीधा, क्योंकि उस पर फिर औरंगजेब के क्या चल रहे थे, ऑर्डर चल रहे थे। ठीक है, तो गुरु जी अब क्या करें? देखो करने की तो कोई भी बात नहीं है,
और मैं कुछ बताता हूँ, उसको ध्यान रखना, काम खत्म हो जाएगा अपना काम खत्म, टॉपिक हो जाएगा। अब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। अब जसवंत सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की क्या मृत्यु हो गई जमरूद में। जमरूद अफगानिस्तान में था, कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्र हुआ अजीत सिंह। तो इसको जब अजीत सिंह को लेके आ रहे थे ना अफगानिस्तान से जोधपुर की तरफ, इस समय दुर्गादास भी था, दुर्गादास भी था भैया, दुर्गादास राठौर जी, बहुत बहुत महान। आप इनको सेनापति बोल सकते हो, इनको शूरवीरों की गिनती में। हम कभी भी त्याग और बलिदान की बात करेंगे तो हमारे राजस्थान के इतिहास में मात्र 2 व्यक्तियों को याद किया जाता है, एक तो पन्ना धाय और एक दुर्गादास राठौर, जो स्वामी भक्ति के लिए औरंगजेब से तक लड़ जाता है और अपने राजा को 20 साल बाद ये राजा बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि दोहे में इनको बहुत उल्लेख है, दमक दमक डोल बाजे आची डोल नगारा दी, आसे अगर दुर्गुण न हो तो सुन्नत होती सारण की। यानी महान है वे व्यक्ति जो क्या कहते हैं कि दुर्गादास राठौड़ के पिता वो क्या कहते हैं कि उनके घर में इन्हें जन्म लिया। दुर्गादास मारवाड़ में नहीं होता तो आज मारवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति एक मुसलमान बन जाता। पर इसके देखो अजीत सिंह दुर्गादास के पिता की बात करते हैं हम तो माता की और पिता की, तो माता का नाम तो नेत कंवर था, पिता का नाम आसान था, आस्करण जी। ठीक, अब इनको आप छोड़ दो इधर ही ऊपर ही। अब हम बात करते हैं दुर्गादास जी की। दुर्गादास जी की माता का नाम तो था नेत कंवर और पिता का नाम था आस्करण जी। ये जसवंत सिंह की क्या दरबारी थे, मंत्री थे, और इनकी 3 पत्नियां थी और तीसरे नंबर की पत्नी कौन थी, नेत कंवर। तो इनकी मम्मी को और इनको क्या, जब आस्करण पैदा होते हैं तब, दुर्गादास पैदा होते हैं तब आस्करण इनको अपने से अलग कर देता है और अलग करने के बाद इनको एक गांव देता है लुणेवा। लुणेवा गांव की जागीर देता है और बोलता है कि आप इधर ही रहो, इधर ही आप खाना पीना खर्चा सब अपना देखो, इससे जितना भी टैक्स होगा वो सब तुम्हारा है। ठीक है, कोई नहीं। एक दिन क्या कहते हैं कि अब दुर्गादास राठौर जी बड़े हो गए और एक दिन ही क्या कहते हैं जसवंत सिंह के राजा जसवंत सिंह के क्या घोड़े चराने वाले या ऊंट चराने वाले व्यक्ति क्या एक दिन दुर्गादास के खेत में ऊंटों को छोड़ देते हैं और ऊंट फसलें खा गई। तो क्या कहते हैं कि दुर्गादास ने उन ऊंटों को भगाया तो सेना आई पीछे से। सेना आने के बाद क्या हो रहा है गुरुजी, क्या हुआ फिर, क्या कहते हैं कि सेना आई, वैसे ही क्या कहते हैं कि दुर्गादास जी ने समझाया, क्या कहते हैं क्या तुम्हारे ऊंटे जो मेरी फसल असल खा गए और इनको भगाओ यहाँ से। उनको भगा दिया और भगा रहे थे तब सेनापति ने रोका और सैनिकों ने रोका। यूं बोले कि तेरे को पता ही ऊंट किसके हैं, यूं के किसी के हो, पर मेरे तो फसल खा गए ना जसवंत सिंह के। यूं के जसवंत सिंह के हो चाहे किसी के भी हो, ये भूमि मेरी है, नहीं कि जसवंत सिंह की है। ऐसी बातें हो गई। तो क्या कहते हैं कि जब छीना झपटी में हाथापाई में उसने एक सेनापति की मृत्यु कर दी, यानी गर्दन उड़ा दी। ठीक है, एक बोलता है ना लड़ाई हो जाती है तब तू रुक तू मेरे हाथ लगा, मेरे हाथ लगा, और दूसरा कहता है यार रुक मैं तेरे हाथ लगाता हूँ। वैसा ही सीन यहाँ पर होता है, ये दोनों छीना झपटी में बोल रहे थे क्या तू मेरे हाथ लगा, तू मेरे हाथ लगा, तो उन्हें तलवार से क्या कहते हैं कि उनकी गर्दन काट दी थी। उसने ऐसे चप्पलें उठाई, दम देनी भाग गया दूसरा सेनापति। जाने के बाद दरबार में बोलता है साहब मैं लुणेवा गांव से आ रहा था, एक आदमी आपको गाली दे रहा था, उसके बाद एक हमारे सैनिक को या सेनापति को मार दिया इसने, और तेरी। जसवंत सिंह रातों रात ऑर्डर निकालता है, प्रेस जारी होती है और सुबह दुर्गादास को पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है और दुर्गादास जी से पूछा जाता है कि तेरे पिता कौन हैं। और जो इसके पिता थे आस्करण, जो दरबार में बैठते थे। आज जब जैसे दुर्गादास जी दरबार में आते हैं राजा जी के पास तो देख लेता है आस्करण यार या तो है तो मेरे वालों यार, अब यार ना कचू लफड़ो कर दी का शायद कचू ना कचू। तो अब फिर दरबारी से पूछता है क्या हो गया, कल इसने राजा जी के सेनापतियों को सैनिकों को काट दिया और तेरी। चलो कोई नहीं, फिर भी इसकी वो होती है बात। दुर्गादास जी जाकर राजा जी के पास खड़े होते हैं, राजा जी बोलते हैं जी हुकुम क्या बात है क्या नहीं होगा, आपने कल हमारे सैनिकों को मारा। जो सैनिकों को तो मारा था पर गलती उनकी थी,
दुर्गादास की बातों से राजा जी को भी यकीन हो गया भाई कहीं ना कहीं गलती अपने व्यक्तियों की थी। और क्या कहते हैं कि जैसे ही दुर्गादास से बोलते हैं कि तुमने मारा कैसे उस हमारे सैनिक को, तो और वो सैनिक था दूसरा वाला जो झड़प में बच के गया था भाग के, तो वो उसी के पास खड़ा था। सर आप देख लो कैसे मार रहा हूं। उसने दम देनी उसकी तलवार से क्या करती थी, गर्दन काट दी। इतना निर्भय राजा जी के सामने उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। राजा जी उससे खुश हुए। उसने बोला कि क्या कहते हैं कि कभी तो हमारे मारवाड़ को बचाएगा, डगमगाते हुए मारवाड़ की क्या करेगी, नींव संभालेगा, इसलिए इसको मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं। अणबींदा मोती कहते हैं इसको, अणबींदा मोती भी कहते हैं इसको। जब राजस्थान का इतिहास प्रोया जा रहा था, मारवाड़ का राजस्थान का सारा इतिहास, तो ये एक अणबींदा मोती रह चुका था। हम दुर्गादास जी की वीरता की बात करते हैं तो कोई एक ऐसा राजा होगा जो सीधा संतलत से टक्कर लेता है, एक सेनापति जिसके पास अपनी कोई संतलत नहीं थी, पर वो अपने राजा को अपना हक दिलाने के लिए, एक छोटे से राजा के लिए, वो छोटे से बच्चे के राजा के लिए वो बड़ी से बड़ी संतलत से टक्कर लेता है। हमको फख्र है हमारे राजस्थान की ऐसी संस्कृति पे जिसमें क्या कहती है ऐसी मिसालताएं दी जा रही हैं। दुर्गादास जी क्या मारवाड़ के उद्धारक और अणबींदा मोती इसको कहा जाता था। ठीक है, इसके काफी सारे विद्रोह हुए। अब औरंगजेब ने, अब मैं आपको फिर से वहां पर ले जाता हूँ अजीत सिंह के पास। अजीत सिंह ने क्या करा, अजीत सिंह को कहां पर बुला लिया, जोधपुर बुला लिया। जोधपुर बुलाने के बाद उसका राज तिलक करने की बात आई तो औरंगजेब ने बोला कि मैं कर दूंगा, तुम दिक्कत मत लो। दुर्गादास जी सबको पता लग गया ये जसवंत सिंह को मारेगा, ये कैसे कैसे प्लानिंग ले करते हैं और वहां से भागते हैं और यहाँ से गोराधाय इनके साथ मिलती है। गोराधाय कहां से थी, गोराधाय मारवाड़ से थी। गोराधाय इनकी मदद से यहाँ से भागते हैं और भागने के बाद कहां पर आते हैं, जोधपुर आ नहीं सकते, जोधपुर खालसा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जोधपुर तो खालसा है। अब ये भागे तो कहां आएंगे, बताओ गुरुजी कहां पर आएंगे, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कहां पर आते हैं। औरंगजेब के डर से ये कहां पर आ जाते हैं, डर से तो क्या खालसा है, अब खालसा में क्या कहां से जाना होगा, इनकी बुद्धिमत्ता थी। औरंगजेब कहां पर, औरंगजेब से भाग के आ जाते हैं मेवाड़ आके रहते हैं। तब इसके पीछे एक सेनापति आता है अकबर, इसके बेटे का नाम भी अकबर था। ठीक है बच्चों, कहीं आपको माई ऑप्शन में एग्जाम में नहीं मिलता और ये मिलता है औरंगजेब, तो आप औरंगजेब टिक लगा सकते हो। अकबर आता है और अकबर क्या सीधा टाइप आता है एक इंसान था। अकबर को इन्हें पकड़ा दबोचा, अकबर यार तो इतना तेरा नाम अकबर महान, तेरे दादा परदादा वो भी अकबर थे, और तेरे बाप को देख मुसलमानों सॉरी सिखों से लड़ाई कर रहा है, गुजरात में मराठा, राजस्थान में राजपूत, और ये पूरी अपनी सल्तनत को मिट्टी में मिला देगा। जो बोला तो मैं क्या करूं, मेरे पिताजी अब वो उनकी मर्जी, वो कुछ भी करें। जो का पिताजी तो है पर पिताजी को बावड़ी रोक नहीं खा रहा है, तुम्हारे पिताजी ने तो क्या करें, तो जो करने को कुछ नहीं है, तू राजा बन जा, तो राज्य भी से कर ले खुद का, हम तेरे साथ हम तो दिल्ली जितवा देंगे। चलो इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। औरंगजेब को पता लगा रहे यार मेरा ही पूत में कमी है, ये लगे स्वयं को राजा घोषित कर दिया वहां, ये का बावड़ा आज इनकी बात में आ गया, मैं क्या करूं। पर बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है बच्चों, तो औरंगजेब क्या कहते हैं कि हम इनसे लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ अकबर, तो इन्हें पानी में अपना सेंटर डाला हुआ था और पास पास में सबकी सेना लगी हुई थी। औरंगजेब वहां से एक लेटर लिखता है, और हाँ इधर इसका एक सेनापति था तेहत खान। अब तेहत खान के पास औरंगजेब एक लेटर भेजता है कि औरंगजेब सुन मेरी बात, सॉरी तेहत खान सुनो मेरी बात। इसके सेनापति के पास लेटर आता है, जो तेरा बच्चा है दिल्ली, पत्नी का है दिल्ली, मम्मी का है दिल्ली, अब्बू का है जरा दिल्ली, जो बेटा बेचर खा जाऊंगा इनको, अब तो तू आ जा, ये तो सोच ले बहुत बुरी हो जाएगी। फिर जाता है ये उनके साथ औरंगजेब के पास जाके मिल जाता है। इसकी सैनिक इसके लास्ट इसके पास 300 बचते हैं, और उसके बाद इसके बेटे बेटी भी इसके साथ ही थे इस समय। तो औरंगजेब आता है, अपनी जो एक लेटर छुड़वा देता है तेहत खान की सहायता से। उसके बाद ये बताता है
उसमें लेटर में अब कूटनीति बाप बाप होता है औरंगजेब के, औरंगजेब अकबर के दरबार में छुड़वा दिया लेटर। उसमें लिख रखा था यार बेटा अकबर तू तो मेरा ही बेटा है और किसी का ही बेटा नहीं है, यार तेरे ही तो बेटा हूँ और कौन को हूँ। ठीक है। उसके बाद कहते यार तूने मेरे दोनों दुश्मनों को यहाँ पर रख रहा है, मैं काटूंगा भी इनको, तू मेरा ही आई लव यू बेटा ऐसे लिख के मैसेज करता है, वो रोज लगा के भेजता है लिपस्टिक की तरह। ठीक है बेटा तू तो मेरा ही बेटा है, मैं इनको पीटूंगा सालों को। ठीक है मैं इन सबको पीटूंगा। बोले पापा कोई नहीं चलो। इसके बाद एक यहां पर आ जाते हैं, पाली आ जाता है। पाली आने के बाद अब औरंगजेब के लेटर को चेक करा जाता है, हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। तो इसकी पूरी सेना इधर से तो मारवाड़ नजीक था और इधर से मेवाड़ नजीक था, इसको अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। फिर लास्ट में दुर्गादास के पास आता है, दुर्गादास के पास अपने बेटे बेटियों को छोड़ देता है। कहते मेरे पापा तो मेरे को मारेगा, अब तू मेरी बेटी बेटी का ख्याल रखना। तो कोई नहीं ये चले जाता है मक्का साइड, आता ही नहीं है, मक्का साइड चले जाता है। अब औरंगजेब था, औरंगजेब के पास उसको पता लगा मेरे पोता पोती तो इसके पास, भाई मेरे पोता पोती को भेजो। दुर्गादास जी से बोला मैं भेज दूंगा पर मेरे आने जाने का पूरा खर्चा और मेरी पूरी सुरक्षा की गारंटी दो, जो मैं दे दूंगा। तो इसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, इनके पोता पोतियों को दुर्गादास से औरंगजेब के पास। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी थोड़ी कहानी थी। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, राजा आ गया वो बहादुर शाह बन जाते हैं। और अजीत सिंह था, अब अजीत सिंह राजा बन गया खालसा खत्म होने के बाद। अब इससे पहले दुर्गादास जी थे ना, इन्हीं की दरबार में चलती थी क्योंकि इन्हीं के पास सारा कंट्रोल पावर था। तो कोई नहीं, अब दुर्गादास जी क्या कहते हैं कि सारी जगह भी इन्हीं से मसले लेते थे सेनापति। अब इनकी रेपुटेशन गिरने लग गई जसवंत अजीत सिंह की। अजीत सिंह ने इनके पास एक बार बोला कि दुर्गादास जी आप आया मत करो, आप काफी उम्र के हो चुके हो, आप आके क्या करोगे यहाँ पर। जो यार आ जाने दे, मैं थोड़ा दरबार में बैठ जाता हूँ। फिर भी इसकी बातें नहीं मानी, वो आ जाता था। तो क्या कहते हैं इसको मतीरा भेजा गया, सॉरी इनको एक मतीरा दिया गया, इनके द्वारा एक मतीरा भेजा गया, मतीरा यानी मत रहू यानी देश निकाला दे दिया इनको। और ये बिना किसी चीज का विरोध करे कहाँ पर आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं, काले कपड़े काले घोड़े से आ जाते हैं। और यहाँ पर रामपुरा गांव की इनको जागीर दे दी जाती है, आराम से यहाँ पर कुछ साल रहते हैं। फिर ये उज्जैन आ जाते हैं। उज्जैन कहाँ पर गुरुजी, उज्जैन आ जाते हैं और यहीं पर शिप्रा नदी के किनारे इनकी क्या है, छतरी है। ठीक है, ये पूछा जाता है इनकी छतरी कहाँ पर है, शिप्रा नदी के किनारे। कहाँ पर है, शिप्रा नदी के किनारे छतरी, दुर्गादास की छतरी। ठीक है, लिख लेना, यहां पर लिख देता हूं दुर्गादास जी की छतरी। ये बातें कंप्लीट कर लो यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अजीत सिंह अपनी बेटी का विवाह फर्रुख सियर के साथ कर देता है, फर्रुख सियर के साथ कर देता है। 1714 या 15 के बीच में ये विवाह होता है। ठीक है, इंद्र कवरी का। और ये राजपूत का लास्ट विवाह था, राजपूतों का लास्ट विवाह था मुगलों के साथ, इंद्र कवरी का। ठीक है, नहीं बस इतनी सी बातें और कोई इसकी भी ज्यादा बातें नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा।